हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप जानते हैं यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट को लेकर आज हम अभिषेक कुमार के साथ हैं और उनसे उनके सफ़र के बारे में पूछेंगे। आप जानते हैं कि यूपीएससी क्रॉस करने के बाद, यूपीएससी का पेपर देने के बाद, पेपर पास करने के बाद मंजिल क्या होती है, लेकिन आप सफ़र के बारे में नहीं जानते। आज हम अभिषेक कुमार से उनके सफ़र के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अभिषेक, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और इसके लिए मैंने ड्रीम किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है और आज फाइनली रिज़ल्ट आ गया है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। घर से फ़ोन आ रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई विश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, छोटा सा ही, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस एक कॉग वेब होंगे, कॉग व्हील होंगे पूरे इस सिस्टम के लिए और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं आप अपना समर्पण देने का प्रयास करें। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और जैसा मैं कह रहा था कि मंजिल सबको मालूम है कि मंजिल क्या है, कहाँ आप पहुँचने वाले, मुकाम मालूम है, लेकिन आपके सफ़र के बारे में आप बताइए। जैसा कि आपने हमें बताया, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके फादर फार्मर हैं और आपकी मदर हाउस वाइफ है। तो कैसे, मतलब असल में परेशानी यहीं आती है, चैलेंज यहीं आता है कि कैसे एक छोटे शहर से लड़का सपना देख कर आता है, सपना देख के आगे उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा रहा है। जी, कुछ बताइए। सर, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज थे और मैंने इंजीनियरिंग किया है तो एजुकेशनल लोन भी मैंने लिया था। तो अल्दो में जो है तैयारी करने का, इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करूँगा, बट इनिशियली मुझे फाइनेंशियल इश्यूज थे तो मैंने स्टार्टिंग में दोनों साइमल्टेनियसली परस्यू करने का ट्राई किया। मैं जॉब भी कर रहा था और प्रिपरेशन भी कर रहा था। मतलब आप दो नाव पे सवार थे एक तरीके से। एक्चुअली दोनों को बैलेंस करना चाह रहे थे सर। और मैंने अटेम्प्ट दिए थे जॉब के साथ ही 2017 में, बट कुछ मार्क्स से बस मेरा प्रीलिम्स रह गया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 100% मैं अपने जॉब को नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं अपने प्रिपरेशन को दे पा रहा हूँ और मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा एफर्ट मुझसे डिमांड कर रही है। तो फिर 2018 जनवरी में मैं अपना जॉब छोड़कर मैं दिल्ली आ गया था। मतलब आपने सीधे तरीके से अपनी नाव को आग लगा दिया। एक तरीके से आपका जो फाइनेंशियल इनपुट था, कहीं से आपको पैसा आ रहा था, वो एकदम बंद। सर, थोड़ा बहुत तो मैंने सेविंग किया था जब मैं अपने जॉब में था, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये माइंड में था कि मुझे थोड़ा सेव करना है, बिकॉज मैं था प्लान कि मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम तैयारी कर। कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के लिए इतने ज़्यादा डिटरमिनेट थे कि आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि सही मायने में आप देखें कि जॉब्स मिलना बहुत बड़ी चुनौती होती है और आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यूपीएससी के लिए आ गए। सर, तो ये एक चैलेंजिंग डिसीजन था और स्पेशली हमारे मिडिल क्लास फैमिली से एक वेल सेटल जॉब छोड़ना एक डिफ़िकल्ट होता है। पेरेंट्स को समझाना कि नहीं, मैं ये छोड़ रहा हूँ और मुझे एक नौकरी मुझे लग सकती है, मैं कर सकता हूँ, ये कन्विंस कराना एक चैलेंज। तो परिवार का कैसा रिएक्शन था जब आपने फ़ोन लगाया होगा और बोला होगा पापा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो क्या सोचा, क्या होगा, किस तरीके से आपने उनको कन्विंस किया? सर, बात तो पहले भी होती थी। मैं कभी कभी घर पे ये बात बोलता था कि मैं पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हूँ यूपीएससी को और मुझे काम वर्कलोड भी है और मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको तो आइडिया था कि मैं जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगा, बट फाइनली मैं जब दिखा कि मुझे 2018 आ रहा है और अब मुझे एफर्ट देना है, तो जनवरी में मुझे लगा कि अब मैं छोड़ दूँगा। तो उसमें मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने घर को समझाया कि नहीं कर सकते। तो आपके फादर ने उसको किस तरीके से लिया था पहली बार में? सर, इनिशियली तो थोड़ा सा हर कोई वो होते हैं कि आप स्टार्ट होगी कि एकदम से क्यों अच्छा वाला जॉब छोड़ के बिल्कुल लीग चेंज करने के हिसाब से सोच रहा है। यस सर, इनिशियली तो था, बट उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा कि मेरा डिटर्मिनेशन है इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने फिर थ्रू आउट जर्नी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर आपने फुल टाइम प्रिपरेशन यूपीएससी की? यस सर। उस बार अटेम्प्ट में कैसा रहा आपका? सर, उस बार अटेम्प्ट में मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हुआ वो मेंस का। अच्छा, तो आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। चलिए, मतलब फुल टाइम करने से आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आपने मेंस भी दिया सर, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया? नहीं सर। तो अभिषेक, मुझे ज़रा आप बताइए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल बिल्कुल पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं, लेकिन जब उनको वो फल नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जो एक दिल टूटता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिल्कुल मैं जैसा आपसे चर्चा कर रहा था कि ऐसा लगता है किसी ने चौथे माले से फेंक दिया और फिर उसके बाद आपको खुद को इकट्ठा करना है और फिर ऊपर चढ़ना है। वो कैसा रहा वो सफ़र आपके लिए? एक्चुअली सर, जब मेंस का रिजल्ट आता है तो आपको दिखता है कि आपका नहीं हुआ है,
बट ये नहीं दिखता है कि आपका किस वजह से नहीं हुआ है, आपको मार्क्स पता नहीं होता है। तो फिर आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए कि आपका अगर इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, इसका मतलब हर एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और मैंने भी यही किया, जीएस पे भी फोकस किया और मैंने ऑप्शनल पे भी फोकस किया। और इसके बीच में जो भी मुझे वैल्यू एडिशन करना था मेरे ऑप्शनल में, जो कुछ बुक्स थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स थे, जो मैंने नहीं पढ़ पाया था ड्यू टू जॉब की वजह से, तो वो मैंने उस टाइम में पढ़े और मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था एवरीडे। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस देखते थे और मैं डेली उसको। तो असल में जो बात मैं जानना चाह रहा हूँ वो मोटिवेशन के बारे में, कैसे इतना आदमी अपने आप को तैयार रखता है कि अगर आप इतनी ऊपर से गिरेंगे, व्हेन यू आर फॉलिंग सो बिग, तो कैसे आप अपने आप को इकट्ठा करते हैं? आपके पीछे क्या मोटिवेशन है? सर मोटिवेशन तो यही है कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वही सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है आपके लिए। अगर आपके सच में एक बड़ा गोल है कि आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मोटिवेटेड रहेंगे। सेवा के प्रति समर्पण एक तरीके से यही समझ सकते हैं, और ये हमेशा आपके लिए मोटिवेशन बना रहा है। उसके साथ मुझे एक ये भी लग रहा था कि मैं अगर एक जॉब छोड़ कर आया हूँ तो मुझे तो उससे फिर बड़ी जॉब चाहिए ना, तो मुझे तो मेहनत तो करना ही है। कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे थे कि जिस चीज़, जो कदम आपने उठाया उसकी पूरी जिम्मेदारी आपने, मुझ पे ही है। हार जीत का पूरा खेल आपके दारोमदार पे। सर आई थिंक ये प्रिपरेशन में ये एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि न तो छोटी सफलता से आपको बहुत उत्साहित होना है और न ही छोटी हार से बहुत डिसहार्टन होना है। क्या बात। तो आई थिंक ये सीखा है और उसी पे फोकस्ड रहा हमेशा। अभिषेक, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के बारे में, जैसे जनरली बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं, कैसे एक सही ऑप्शनल चुना जाए? ज़रा आप उनको थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से आपने ऑप्शनल चुना, क्या ये पूरा सफ़र है? सर ऑप्शनल सिलेक्ट करने का मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट को देखिए, आप इस पर नहीं जाइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट वेल स्कोरिंग है या इस पर बहुत मार्क्स आ रहे हैं। आई थिंक एट द एंड अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको अच्छे से परस्यू नहीं कर पाएंगे। और जब शायद पहली बार पढ़ना इजी होता है, जब उसको 3-4 बार पढ़ना और उसको रिवाइज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा आइडिया ये होगा कि आप 2-3 जो भी है एक नैरो डाउन कर लीजिए कि मुझे ये 2-3 सब्जेक्ट है जिसमें कन्फ्यूज़न है, और फिर उस पर आप कोई भी एनसीईआरटी जो 11th-12th की बुक है, लेट्स से कि सोशियोलॉजी का तो सोसाइटी की बुक्स हैं, पॉलिटी आपको लेना है तो इंडियन पॉलिटी की बुक है, आप उसको एक बार पढ़ के देखिए कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्या उसे एक जुड़ाव महसूस कर रहा है? हाँ, आप एक फील कर रहे हैं कि इसको मैं, अगर यही बुक मुझे ग्रेजुएशन की मिलेगी तो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर ये आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एकदम से सोशियोलॉजी की तरफ ये झुकाव, देखिए ये सवाल बड़ा ही नेचुरल है जो आना चाहिए सबके दिमाग में, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से, तो उससे आप एकदम से सोशियोलॉजी की तरफ से कैसे झुकाव महसूस किया आपने, थोड़ा सा आप बताएं। आई थिंक उसका 2 रीज़न है सर। एक तो रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूपीएससी के उसमें नहीं है ऑप्शनल में, और सेकंड ये है कि सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग में तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है कि हम यूपीएससी के ऑप्शनल उसको ऑप्शनल रखें। तो एट द एंड मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट थे कि जो मैं सेलेक्ट करूं, और मुझे थोड़ा सा सोसाइटी के या सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बीइंग फ्रॉम अ रूरल इंडिया है, तो वो चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसको पढ़ना, उसको ज़्यादा अच्छे से समझना, वो एक मुझे इसकी ओर ज़्यादा ड्राइव किया था कि मैं सोशियोलॉजी शायद मैं लंबे टाइम तक पढ़ सकता हूँ। तो इस वजह अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो आपका इंटरव्यू कब हुआ था? कोरोना के मतलब पहले हो गया था आपका या फिर आफ्टर द एडवेंट ऑफ कोरोना हुआ था? सर मेरी इंटरव्यू पहले भी सबसे लास्ट दिन थी, 3 अप्रैल को थी। अच्छा। उसके बाद उसके बीच में ही कोरोना आ गया, और मेरे हिसाब से 20-21 तारीख को हमारा जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद से कंप्लीट लॉकडाउन। यस सर, उसके बाद से नहीं हुआ। तो मेरी फिर इंटरव्यू 27 जुलाई को थी आफ्टरनून सेशन, और फिर उसके बाद वो पोस्टपोन आपने फिर जुलाई में अपना। यस सर। तो कैसे वो इतना लंबा समय आपने काटा, वो जब पूरी देश बंद है, पूरी दुनिया बंद है और आप न्यूज़ देख रहे हैं कि पेंडेमिक फैल रहा है, जान का खतरा है, उस समय भी आप कैसे अपनी तैयारी में लगे रहे? यूपीएससी में आपको समझ में आ रहा है कि आखिरी पड़ाव पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से अगर गिरा तो फर्श और उठा तो अर्श, उस चीज़ को आपने कैसे बैलेंस किया? सर अब ये तो आपको गोल, इमीडिएट गोल दिखता है कि आपको इंटरव्यू आने वाला है, तो आप कहीं भी रिलैक्स्ड हो नहीं सकते हैं, बिकॉज रिदम, अभिषेक रिदम कैसे आपने बना के रखा?
सर यही गोल था कि आपको इंटरव्यू में अच्छा करना है, आपको और भी पढ़ना है, आपको जब ये टाइम मिला है तो कुछ और वैल्यू एडिशन करना है। जो आप लेट्स से कि आपने कुछ रिसर्च किया है, लिमिटेड रिसर्च किया है एक टॉपिक पे, तो आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम है, आप और ज़्यादा उसको। तो आपने उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट की जगह उसको पॉजिटिवली देखा। आपने ये सोचा कि चलो ऊपर वाले ने समय और दे दिया है, थोड़ा सा और इस पर रिसर्च कर लेते हैं, आप और गहराइयों में उतर गए। तो और मैंने डीएफ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जी। जो करंट इशूज चल रहे थे उसको भी मैं डे टू डे कवर कर रहा था, नोट्स बना रहा था मैं इंटरव्यू के लिए। तो इससे ये हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू का डेट आया तो मैं पिछले 2-3 महीने का सारा करंट अफेयर्स मैं कवर कर चुका था। तो मुझे बहुत टाइम नहीं लगा कवर करने में जो करंट अफेयर्स थे, तो उसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड था उसकी वजह। जैसे आप जानते हैं 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, और जिस तरीके से आपने अपना वो रिदम बना के रखा, आपने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया और आपने उस पर निरंतर मेहनत करते रहे, आपने जो टैलेंट है उसको और आप ब्यूटिफाई करते रहे। उस तरीके से आप हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? हाउ शुड दे मेंटेन द रिदम? सर मुझे लगता है कि आप एक प्लान बनाइए, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको डिवाइड करिए, डेज में डिवाइड करिए। आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए कि आपको लेट्स से ये 4-5 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, और तो उसको आप प्लान करिए कि मुझे ये इसको 5 डेज़ में, लेट्स से कि 5 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है, 6 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है, और अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करिए, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। लेट्स से किसी को पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसको पॉलिटी में शायद उसको 4 दिन ही लगे, किसी को 6 दिन लगे। तो मेरा आइडिया ये है कि आप सब्जेक्ट को डिवाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट करिए और पूरे प्लान बनाइए। जैसे अभी सर अगर 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है तो आइडिया ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 बार आप पूरे सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम बनाइए कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना है और करंट अफेयर्स कर लेना है। फिर सेकेंड टाइम में आप उसको और कम टाइम में कवर करने का ट्राई करिए। अगर अभी 30 डेज़ में किया तो 15 डेज़ में करिए। फिर लास्ट के 7 डेज़ में फिर से उसको रिवाइज करिए। सर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में रिवीजन इज़ द की। आप जितना रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो असल मायने में आप ये कहना चाह रहे हैं कि रण में उतरने से पहले रणनीति बनाएं। बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बाद ही आप प्रीलिम्स में उतरें। हर दिन को क्लासीफाई कर लें, आज क्या टारगेट है, उसको रिवाइज कैसे करना है, कम से कम समय में उसको रिवाइज करना है। बिल्कुल सर। अब इससे बात आती है नोट मेकिंग कि रिवीजन अगर करना है, आपने बात की 15 दिन में करना है, हफ्ते भर में करना है। आप जानते हैं कितना बड़ा सिलेबस है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज आस्क्ड इन यूपीएससी। ये एग्जैजरेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें सच्चाई भी है। हर लेवल के सब्जेक्ट्स को टच किया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये नोट्स मेकिंग का क्या है, आपका क्या मंत्रा है नोट मेकिंग का? सर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज आपकी पूरी तैयारी में आपने किस तरीके से इस आर्ट को कंट्रोल किया? सर प्रीलिम्स को लेके मैंने प्रीलिम्स का नोट्स नहीं बनाया था। मैं प्रीलिम्स में एक काम करता था, जब मेरा एंड टाइम आता था, लेट्स से कि 15 डेज बचे हैं, तो मैं सारा बुक्स और जो करंट अफेयर्स होते थे उसको मैं रिवाइज करता था। तो उसमें जो रेकरिंग चीज़ें हैं जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसको मैं A4 शीट पे नोट डाउन कर लेता था और उसको मैं लास्ट के 4-5 दिनों में मैं उसी को सिर्फ रिवाइज करता था। तो आप अपने ग्रे एरियाज पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ जो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो मैं जिसमें थोड़ा वीक हूँ मैं, तो उसको मैं नैरो डाउन करता था और उस पर मैं लास्ट में रिवाइज करता था। ये रहा प्रीलिम्स का सर। और मेंस के लिए मैं कुछ जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स थे उसको मैं कवर करता था। उसके अलावा सर मैं खुद से नोट्स मेकिंग करता था। राज्यसभा टीवी का आता है, बिग पिक्चर आता है और एक इन डेप्थ आता है, तो उसको आप उसको देख के टॉपिक को एक कम्प्रहेंसिव आइडिया मिल जाता था, तो उसको मैं लिख लेता था, देखते देखते ही उसको कवर कर लेता था, जो भी रेलेवेंट रहते थे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जैसे न्यूज़पेपर की बात करें, आपने मुझे राज्यसभा टीवी का बताया, तो मैं करंट अफेयर में आता हूँ थोड़ा सा। न्यूज़पेपर और जो आपके मंथली कंपाइलेशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, उनमें आप किस तरीके से स्केल करते हैं उनको, कि कौन ज़्यादा बेटर है या कौन कहाँ ज़रूरी है? सर मुझे लगता है कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में आप पेपर को तो आप हटा नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हटा, सब्स्टिट्यूट इसका है ही नहीं। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं, वो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको पढ़ने ही पढ़ना है। मतलब आप हर स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर स्टेज में वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और क्वेश्चंस आते हैं उसी से आते हैं, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा।
बट मैगजीन का भी रूल होता है सर। मैगजीन आपको एक जगह इकट्ठा देती है, सब कुछ कवर करती है। थोड़ा कभी कभी होता है पेपर में बस एक इशूज डिस्कस किया जाता है और मैगजीन में वो लोग होलिस्टिक कवरेज देते हैं। तो आई थिंक दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपने यूपीएससी इंटरव्यू जैसा जवाब दे दिया कि ये भी ज़रूरी है, वो मिडिल पाथ। सर एक्चुअली मैं मिडिल पाथ ही लेना होगा। जी, सही मायने में तो आप देखते हैं हर जगह आपको मिडिल पाथ ही लेना है। हर चीज़ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, और दोनों आप देखते चल रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल सर। यूपीएससी के बारे में ऐसा समझा जाता है, आप समझते होंगे, दो धड़े हैं सोचो के, दो स्कूल्स हैं थॉट्स की। कुछ आपके फ्रेंड्स कोलीग्स हैं, वो ये कहते हैं काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ आपके कोलीग्स होंगे वो कहेंगे अरे इसमें एक पैटर्न है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या दो धड़े हैं, दो स्कूल्स हैं, या फिर नहीं है? सर मुझे लगता है पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न है। आप अगर क्वेश्चन को एनालाइज करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, सर बिल्कुल एक पैटर्न है। आप मेंस में देखेंगे हर टॉपिक्स में एक ही पैटर्न है, जो एक सिलेबस है उसके कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो अराउंड में घूम के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो पैटर्न डेफिनेटली है। और प्रीलिम्स में भी पैटर्न है, एक जो करंट अफेयर्स का एक की एरिया है, लेट्स से कि इंस्टीट्यूशन है या इंडेक्स है या रिपोर्ट्स हैं, तो हर साल 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से आ रहे हैं। तो एक एरिया है जहाँ की आप तैयारी कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह आप देखिए कि पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप उसको नैरो डाउन करिए और उसको आप तैयारी करिए। डेफिनेटली एक पैटर्न है सर, जो पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा। जैसे आप तैयारी में देखते हैं उम्र बढ़ रही है, मैं बहुत असल बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मानसिक स्तर पे चीज़ें चल रही हैं, तैयारी से हटके चलती हैं। आप 25 के होते हैं, आप 26 के होते हैं, 27 के होते हैं, इस तरीके से आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप फिर से ज़मीन से आसमान, कहीं मेंस, कहीं इंटरव्यू, वो साइकिल चल रही है। उस समय आप पीयर प्रेशर जैसी चीज़ें आती हैं, कहीं रिलेटिव्स का फ़ोन आएगा, वहाँ से आपकी बुआ जी का फ़ोन आए या फिर मौसी जी का फ़ोन आए, या फिर कहीं दूर का रिश्तेदार पूछेगा हुआ क्या। या फिर आप देखिए किस तरीके से सोशल लाइफ हमें बैलेंस करनी है, इकोनॉमी बैलेंस करनी है। एक समय समझ में आ रहा है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं पैसा आना बंद हो सकता है, कोई परेशानी चालू हो सकती है। तो सोशल लाइफ, पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स, क्या इन सब का ये जो एक पूरा एक मिशन है, एक पूरी एक फोर्स है, वो एग्जिस्ट करती है आपके लिए? सर कहीं ना कहीं करती तो है, लेकिन मुझे लगता है उसी को तो आपको हराना है। और मैंने भी ये ट्राई किया कि मैं सर सोशल मीडिया से मैं 4 साल तक नहीं यूज़ किया था जी। और फ़ोन पे भी मैं बहुत लेस कनेक्टेड रहता था, बस घर वालों से बात करता था जी। और वही है, आप आइसोलेशन तो मैं नहीं कहूँगा, आप कुछ जो अच्छे दोस्त हैं जो आपको हमेशा इनकरेज करते हैं, जिनके साथ आप अपनी कुछ फीलिंग्स है वो शेयर कर सकते हैं। और लेकिन आपका अल्टीमेट जो गोल है ना सर, वही आपको मोटिवेट रखेगा। आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको लगेगा कि मैं तो इसीलिए यहाँ आया हूँ, इसलिए। किसी दोस्त का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, उस समय जो एक दिमाग में जो चलता है पूरा एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स के साथ भी, अभी शायद हो रहा हो, आपका सिलेक्शन फाइनली हुआ है। पिछले साल आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपके किसी पास के कलीग के या किसी का सिलेक्शन हुआ, तब आपके दिमाग में किस तरीके के विचार आ रहे? सर मैं निगेटिव नहीं लेता था कि मुझे कि उससे कुछ जेलस ऐसा फील हो। मैं आप जाकर बात करा कि आपने क्या किया है, ऐसा कि ये इम्प्रूवमेंट किया है, मुझे कौन से एरिया पे काम करना चाहिए। आप उनसे बात करिए और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो इनपुट्स देंगे और उस पर आप काम करिए। मुझे लगता है जेलस होने की इसमें, मतलब दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल, और मन में अपना टाइम आएगा। अपना काम सर करते रहिए, आप अपने काम पे फोकस रहिए, तो अल्टीमेटली मतलब आप अपना टाइम का इंतजार कर रहे थे, अपना टाइम आएगा वाली बात आपके दिमाग में बार बार आई। और बस ये था कि उसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव। क्योंकि जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आप अपना जो परफॉर्मेंस उसको और पीछे खींच लेंगे। ज़रूरी है कि जो आगे बढ़ रहा है उससे कुछ सीख ले। एक्चुअली सर, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो आप समझिए, और आपका नहीं हुआ है तो आप समझिए कि आप कहीं न कहीं उनसे आप कुछ एरिया में लैग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं आप उनसे। तो आप वो सीखने का ट्राई करिए, उनसे देखिए कि उन्होंने कुछ क्या एक्स्ट्रा किया था जो आप नहीं किए, या कुछ एरिया है जहाँ आप लैग करते हैं तो उनसे कुछ एडवाइस ले लीजिए। तो आई थिंक यही होना चाहिए जो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे। आंसर राइटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में एक भ्रांति होती है, एक मिथ है कि पहले दिन से, जिस दिन से यूपीएससी की पहली किताब खुली और आंसर लिखना चालू कर दो। आप क्या सोचते हैं, क्या पहले दिन से चालू करना चाहिए, या थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लें, या फिर उसके बाद स्टार्ट करना है? क्या है आपका स्ट्रैटेजी? सर मुझे लगता है कि आप पहले दिन तो आंसर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, आपको सिलेबस माइंड में होना चाहिए, आप टॉपिक्स देखे रखे हों।
और रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को, क्योंकि एक आंसर एक डायमेंशन नहीं होता, उसमें आपको मल्टीपल डायमेंशन लाने होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके आप डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, तो वो तभी करेंगे जब आप सिलेबस को एक बार पढ़ रखा होगा। तो मुझे लगता है फर्स्ट डे तो आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए। आप एक बार लगे कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, कुछ पैल्पेबल हो अपने हाथ, आपके पास लगे कि हाँ मुझे एनालिटिकल आइडिया अब आ गया है, मैं मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख सकता हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है आंसर राइटिंग। अभिषेक, हमने थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेने का प्रयास किया, उससे हमें पता चला कि आपकी बड़ी निराली सी हॉबीज़ है। तो आप थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि हॉबीज़ असल में क्या हमें मदद करती हैं कहीं तैयारी में या फिर इंटरव्यू में? कैसा पूरा हॉबीज़ का खेल है? सर एक्चुअली एक दो मेरी हॉबीज़ है। एक तो एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेस है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं खुद पर्सनली जानना चाहता हूँ ये क्या नई चीज़ है। सर एक्चुअली मेरा ये इंटरेस्ट था कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो वहाँ आसपास जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या कल्चरल प्लेसेस हैं उसको मैं विजिट करूँ, देखूँ क्या है मोनूमेंट्स, उसके ब्यूटी को आप एडमायर कीजिए, उसके बारे में पढ़िए वो कैसे बनाया गया है और क्या है। एक जो चीज़ें हैं बेसिक थी वो हम हमेशा उसको देखना चाहते थे। तो मैं जॉब में भी पहले मेरी ट्रेनिंग चेन्नई में थी, तो आसपास के जितने भी वो लोकेशंस थे वो मैं विज़िट किया था। फिर मैं बैंगलोर में था तो बैंगलोर के आसपास के एरियाज़ को मैं विज़िट किया था। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ को मैं घूम रखा था। आपने जहाँ पे भी आपको पोस्टेड किया गया आपने वहाँ के पूरे हिस्टोरिकल मोमेंट? एक्चुअली सर मैं थोड़ा उस आसपास के जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन होता था मैं गूगल करता था हिस्टोरिकल प्लेसेस नियर दिल्ली। तो आपसे अगर फेवरेट प्लेस पूछी जाए दिल्ली में तो आप कनॉट प्लेस ना कह के शायद कुतुब मीनार कहें? ये सर कुतुब मीनार या हुमायूं टू मैं बहुत शानदार है सर, आप उसको घूमिए, आप वो ज़्यादा। तो इसने आपको इंटरव्यू में क्या कहीं हेल्प मिली आपको इस चीज़ से? आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे हॉबीज़ को लेकर? उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। फिर तो मैंने बताया कि मेरा महाबलीपुरम है जो मैं वहाँ गया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप उसकी 3 सिग्निफिकेंस बताइए। फिर वो मैंने बताया। उन्होंने उसके और भी उस प्लेस के बारे में और भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिलेटेड। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी हॉबीज़ कुछ अगर सबसे जुदा सबसे हटके हैं तो भी आपको वो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं? सर इसकी पॉसिबिलिटी है, बट आई थिंक मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिक हॉबीज़ लिखें। जो आपका नेचुरल है वो आप लिखिए, बिकॉज वो आपको उस पर ऑब्वियसली ग्रिल करेंगे, आपको देखेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और आपने अगर गलत लिखा है तो वो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो जनरली ऐसा ज़रूरी है कि अगर किसी एस्पिरेंट की रीडिंग या राइटिंग हॉबी है तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मतलब आपकी कोई भी हॉबी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए पैशनेट होने चाहिए। पैशन इज द थिंग वेयर। और वो दिखता है सर, आप जब आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि आप डेफिनेटली उसमें पैशनेट हैं, आपका वो इंटरेस्ट दिख रहा है। आप उसको जो एक जनरल पब्लिक उस चीज़ों को जैसे देखती है आप उससे थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। अब मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस गया तो जनरल पब्लिक बस देखती है, हमने उसके बारे में पढ़ा है कि और क्या था, क्या इसका हिस्टोरिकल। तो आपका नज़रिया बदल जाता है, आप खुद के गाइड हैं। हाँ एक्चुअली मुझे फील हुआ कभी कभी कि आप खुद को समझा रहे हैं कि ये चीज़ इस समय इसीलिए बनाई गई। एक्चुअली मुझे 1-2 जगह पे फील हुई थी। मैं एक बार जब यहाँ प्रिपरेशन में ही था तो मैं आगरा गया था ताजमहल, तो मैंने जितना भी पढ़ा था तो मुझे दिख रहा था कि ये है, ये मैंने पढ़ा है। थ्योरी यहाँ कर ली, एक्सपेरिमेंट वहाँ हो गया आपका, प्रैक्टिकल लैब में चले गया। एक्चुअली सर यही तो इंटरेस्ट है। आप ओनली आइज के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं, मेरे हिसाब से शायद 3रा साल है आपका। हाँ सर। तो आपको इस सफ़र के दौरान आपकी पूरी यूपीएससी तैयारी में क्या लगता है किस तरीके से ओनली आइज का जो पूरा एक मिशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपके लिए कुछ बदलाव ला पाया? सर मैं स्टार्टिंग में जब जॉब में था तो मुझे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था, तो जो भी टाइम होता था उसको मैं यूटिलाइज करना चाहता था, हम एक मिनट को। तो मैं जब सुबह ऑफिस जा रहा होता था तो मैं वीडियोस डाउनलोड करके रखे रहता था अपने यूट्यूब पे। और अच्छा, मतलब आप तब से मतलब वीडियो डाउनलोड करके वो चीज़ मैं रास्ते में सुनते हुए चला जाता था, और फिर आते वक्त भी रात को मैं प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ से जो डिस्कशन होता था उसको मैं सुन लेता था। मतलब जो आपका फन टाइम था एक तरीके से आप उसको सेक्रीफाइस करके पढ़ाई में लगा? हाँ, रास्ते में मैं इंस्टेड ऑफ जो गाना सुनना है या कुछ वैसा सुनना है मैं इसको यूटिलाइज कर लेता था सर। तो ये मेरा एक टाइम सेविंग रहता था, बहुत हेल्प करता था। तो आपको मतलब आप रेगुलरली फॉलो करते हैं एडिटोरियल्स? यस सर, मैं रेगुलरली, ये भी मैं रेगुलरली देखता था। और जब एंड में जब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आती थी तो उस टाइम वो मंथली कंपाइलेशन रहता था सब्जेक्ट वाइज, तो उसको मैं फास्ट करके देख लेता था जल्दी जल्दी रिवाइज करने के। अच्छा, जैसे आजकल चल रहा है बिंज वॉचिंग,
हाँ। कि आपने पूरी सीरीज एक रात में कंप्लीट कर दी, आप कुछ उसी नहीं उस टाइप का नहीं सर, बट मैं उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता था स्पीड बढ़ा के आप बिकॉज पढ़ा हुआ तो होता ही था, बस मुझे रिवीजन करना। मन में बोलते अच्छा इसका ऐसा और हाँ। उस तरीके से आप चेंज करते जाएंगे। तो जब भी मैं थोड़ा अगर पढ़ के मैं उठा हूँ तो मैं क्या करता था, फिर उसको जल्दी से देख लेता था, वैसे तो उसमें वो हेल्पफुल था, बहुत ही हेल्पफुल था सर। हाँ, तो अभिषेक आप जैसा जानते हैं, यस सर। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा यंग एस्पिरेंट्स के बारे में, Yes, जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर जो बहुत ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही हो। मैं किस्मत ही कहूंगा क्योंकि मेहनत तो पूरी तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा एक फ्लूक ऑफ लक। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि आप एक तो सबसे बेसिक है कि आप क्वेश्चन बैंक को देखिए और उसको एनालाइज करिए। सेकंड ये है कि ओनली आईएएस वीडियोस हैं जो हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। आप जैसे प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कशन होता है तो सर उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये न्यूज़ है जो यूपीएससी के लिए काम का है और ये न्यूज़ नहीं है, और वो सारे एक जगह पे आपको मिलती है। तो वो बहुत ही एक तरह से हर सोर्सेज से वो कंपाइल करके, पीआईबी हैं और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उससे वो एक जगह कंपाइल करके और 15 मिनट के वीडियोस में वो आपको मिल जाते हैं। उसके साथ वो बैकग्राउंड भी डिस्कस करते हैं, तो आपका ओवरऑल वो टॉपिक कवर्ड हो जाता है। तो वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप उसको देखिए तो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। उसके साथ आप एक कोई मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। और सर मेंस के लिए आप इवन जो एडिटोरियल डिस्कशन वीडियो हैं आप उसको सुनेंगे तो आप एक दो कुछ क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में उससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको जो एक आइडिया डेवलप्ड होता है उसके वीडियो के डिस्कशन से, तो वो ना आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत मदद करता है। तो आप उसको रेगुलरली सुनिए। और जब मेंस आते हैं ना तो ये एडिटोरियल वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज वो जस्ट ऐसा नहीं होता है कि एक टॉपिक पे फोकस्ड रहते हैं। वो सर उस इश्यूज को होलिस्टिक कवरेज करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पॉइंट्स रखते हैं के पैटर्न में आपको मिल जाता है। हाँ, तो वहाँ पे आपको बहुत ही मदद मिलती है। आप एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, और आप आंसर में अपने मल्टी डायमेंशन अप्रोच ला सकते हैं। सर भी उसको बोलते हैं कि इस तरह से आपको आंसर लिखने चाहिए। तो वो एक आइडिया गाइडेंस आपको मिल जाता है, आप एक अच्छा पैटर्न पे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है इसलिए। हाँ। तो अभिषेक आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत बधाई ओनली आईज की तरफ से आपको। और मैं भी कहना चाहूँगा कि जो सेल्फलेस सर्विस है, मुझे लगता है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट हमसे नहीं करते हैं, आप बस वीडियोज डालते हैं फ्री में। और अब पहले ऐसा था कि पहले तो बिल्कुल भी चैनल नहीं थे, और उस टाइम पे आप आई थिंक इनिशियल फेज से आप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और स्पेशली जो कोई कोचिंग नहीं ले रहा है, या जैसे मैं जॉब में था तो मैंने कोचिंग नहीं लिया था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो उस टाइम में एक गाइडेंस मिला मुझे, एक ओवरऑल अप्रोच पता चला कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं है। तो इससे आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाता है। उसके बाद आप ऑब्वियसली धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इस तरह से मुझे तैयारी करनी आएगी। तो उसमें बहुत बड़ा ओनली का कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहा हूँ जी। तो थैंक यू सो मच कि हम किस तरीके से देश को एक से एक उम्दा सिविल सर्वेंट्स ले पाए सर। इसके अलावा हमारा कोई और आई थिंक आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के सहयोग की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से आप देख रहे हैं कि हम सबका जो भी टारगेट है वो फुलफिल कर रहे हैं। यस सर। तो ये थे अभिषेक कुमार, जिनसे हमने बात की, जिनके बारे में हमने जाना। मंजिल तो सब जानते हैं, इनके सफर के बारे में हमने जाना। अब जरूरी बात यह है कि जिनका नाम लिस्ट में आया है उनकी तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप घर से निकल गए हैं, आप तैयारी में लगे हैं, आज नहीं कल अपना टाइम आएगा। ओनली आईज के साथ मैं यहीं पर आज हमारा सेशन रैप अप करता हूँ। ये हमारी मीटिंग थी अभिषेक कुमार के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।